नमस्कार बच्चों, मैं कक्षा 12 की जीव विज्ञान की कक्षा में डॉक्टर पल्लवी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि इसके पहले हम मानव जनन तंत्र पे बात कर चुके हैं और हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी है कि जैसे पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, जनन में विभिन्न हार्मोन्स के क्या रोल होते हैं, कैसे इसका नियमन होता है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम इस पे आगे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लैंगिक जनन में युग्मकों का निषेचन बहुत ज़रूरी होता है, तो आज हम सबसे पहले निषेचन पे बात करेंगे। निषेचन के बाद हम अंतरोपण पे बात करेंगे, इम्प्लांटेशन, फिर सगर्भता, प्रेगनेंसी, और उसके साथ साथ जो शिशु में बदलाव, भ्रूणीय परिवर्धन होता है उनको देखेंगे, और फिर प्रसव और दुग्धश्रावण को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। यहाँ पर नर युग्मक हमारा शुक्राणु स्पर्म होता है और मादा युग्मक जो है वो अंडाणु होती है। जब शुक्राणु जो है वीर्य सेचन के द्वारा जब मादा की योनि तक पहुँचते हैं तो वहाँ से वो गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में पहुँचते हैं और तेजी से तैरते हुए वो अंडवाहिनियों की तरफ जाते हैं। बहुत सारे शुक्राणु इसमें बीच में ही रह जाते हैं, वो अपने रास्ते को पूरा नहीं कर पाते। कुछ शुक्राणु जो है वो दूसरी तरफ की अंडवाहिनी में चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो अंडाशय होता है वो एकांतर क्रम में सक्रिय होता है, तो एक बार अगर बायां अंडाशय सक्रिय है तो दूसरी बार दाहिना अंडाशय जो है वो सक्रिय होता है। तो इस तरह जिस तरफ का अंडाशय सक्रिय होता है उधर की तरफ जो है जो शुक्राणु जाते हैं, तो जब ये अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर अगर अंडाणु होता है तब अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन की क्रिया पूरी होती है। यहाँ पे जो टाइमिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे जो शुक्राणु होता है उसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 48 घंटे का होता है, और जो अंडाणु होता है वो अपने रिलीजिंग के बाद वो 12 से 24 घंटे तक वो जीवित रहता है। तो इस बीच में, इस पर्टिकुलर टाइम में अगर ओवम और स्पर्म, अंडाणु और शुक्राणु जो हैं वो निषेचित हो जाते हैं तब तो युग्मनज बनता है, अन्यथा निषेचन नहीं हो पाता है। उसके बाद जब शुक्राणु जो है वो आपके अंडाणु तक पहुंचता है, तो जैसा कि आपने इससे पहले देखा है कि जो अंडाणु होता है उसके चारों तरफ जो है वो एक पारदर्शी लेयर होती है जिन्हें हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, और उसके बाहर की तरफ में जो कुछ फॉलिकल सेल्स होती हैं वो कोरोना रेडिएटा बनाती हैं। तो इन दोनों परतों को जो है वो छेदना होता है आपके शुक्राणु को, तो जो शुक्राणु का जो एक्रोसोम है उसके बाहर की जो झिल्ली होती है वो डीजनरेट हो जाती है, और फिर ये शुक्राणु जो है बहुत तरह के लाइटिक एंजाइम्स निकालता है और ये जोना पेलुसिडा में छेद करने का काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शुक्राणु आपस में मिलकर ये काम करते हैं। ये एक शुक्राणु से नहीं होता है, कई सारे शुक्राणु जो हैं वो अपने सिक्रीशन को निकालते हैं, उसके बाद जो है वो कोरोना रेडिएटा को और फिर जोना पेलुसिडा को छेदते हैं। लेकिन केवल एक शुक्राणु जो है उसी का हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो अंडाणु के अंदर पहुंच पाता है, और जैसे ही एक शुक्राणु का जो केंद्रक है वो अंडाणु के अंदर पहुंचता है, जो जोना पेलुसिडा होती है उसके में परिवर्तन आ जाता है और वो दूसरे शुक्राणुओं के लिए अपारेगम्य हो जाती है। जैसे ही आपका शुक्राणु जो है वो द्वितीयक अंडक के अंदर पहुंचता है, तो जो द्वितीयक अंडक होता है वो अपने अर्धगुणसूत्री विभाजन के दूसरे चरण में होता है। उसका दूसरा चरण जो है वो पूरा नहीं हुआ होता, लेकिन जैसे ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस पहुंचता है वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है और अपने सेकेंड स्टेज को पूरा कर लेता है, जिससे कि दूसरी पोलर न्यूक्लियाई बन जाती है और साथ ही साथ हैप्लॉइड न्यूक्लियस अंडाणु का बन जाता है। और जब दोनों अगुणित केंद्रक आपस में संलयित होते हैं तो उसके बाद जो है आपका द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। यहाँ पर एक चीज और आपको मैं बच्चों बता दूं कि जिस समय निषेचन होता है उसी समय शिशु का लिंग निर्धारण भी हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं
जो मनुष्य होते हैं हमारे यहाँ 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनमें जो गुणसूत्र होते हैं उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो X और Y होते हैं, जिसके कारण जो शुक्राणु बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं। आधे शुक्राणु जिनके पास X क्रोमोसोम होते हैं, आधे शुक्राणु जिनके पास Y क्रोमोसोम होता है। इसीलिए हमें विषम युग्मकी कहा जाता है। जो पुरुष से बनने वाले जो युग्मक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इसलिए विषम युग्मकी। लेकिन जो मादा होती है उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, तो जो जितने भी अंडाणु बनते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, मतलब समयुग्मकी। तो अगर X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु के अंदर पहुंचता है तो जो शिशु होता है उसके पास XX क्रोमोसोम आते हैं, अर्थात वो लड़की बनती है। और अगर Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो जो शिशु का जो लिंग होगा वो लड़का होगा। तो इस तरह जो शिशु का लिंग है उसका निर्धारण उसके पिता के द्वारा किया जाता है, ना कि माता के द्वारा। जब युग्मनज बन जाता है, जैसे इस चित्र में देखिए कि ये अंडाणु है, ये अंडाणु का अभिगमन पाथ दिखा रहा है। अंडाणु जो है वो अंडाशय से निकला, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद धीरे धीरे वो डिवाइड होते होते अंडवाहिनी से चलते चलते ग्रीवा में आता है। इस अभिगमन पथ में वो डिवाइड होता है और अलग अलग स्टेज से गुजरता है, जिसको हम आगे देखते हैं। जैसे जो डिप्लॉयड आपका जो युग्मनज है वो जब विभाजित होकर भ्रूण बनाता है तो इस प्रक्रिया में ही जो है आपका भ्रूणीय परिवर्धन हमसे कहते हैं, ये विदलन के द्वारा, क्लीवेज के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका जो युग्मनज है वो कई सारे समसूत्री विभाजन के द्वारा तेजी से जो है वो बहुकोशिकीय होता है। और ये जो विदलन है वो स्थमस, अंडवाहिनी का जो स्थमस क्षेत्र है वहां पे होता है। और समसूत्री विभाजन यहाँ बहुत तेजी से होता है, पर ये समसूत्री विभाजन से थोड़ा सा अलग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो एक विभाजन के बाद जो दूसरा विभाजन होता है तो उसके बीच का जो इंटरफेज, जिसको हम अंतरावस्था कहते हैं, ये अंतरावस्था बहुत ही छोटी होती है। तो केंद्रक जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, डीएनए जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसके मुकाबले कोशिका द्रव्य में वृद्धि नहीं होती है। तो होता क्या है कि हर एक क्लीवेज के बाद जो गुणसूत्र, जो संतति कोशिकाएं हैं वो तो आपकी डबल होती जाती हैं, पर कोशिकाओं का आकार बड़ा नहीं बल्कि छोटा होता जाता है। और इस तरह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाएं जो है वो बनती जाती है, जिसे हम ब्लास्टोमेयर या कोरक खंड कहते हैं। जो सबसे पहली अवस्था जो ब्लास्टोमेयर है वो हमारा 8 से 16 कोरक खंड वाला जब बन जाता है तो उसे हम मोरुला कहते हैं। यह बिल्कुल एक ठोस बॉल की तरह संरचना होती है जिसमें आपकी कोशिकाएं आपकी लगी रहती हैं। और ये विभाजित होता रहता है और धीरे धीरे ये अंडवाहिनी से गर्भाशय की तरफ आता रहता है। इस मोरुला में जो है आपकी जो बाहर की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी आगे चल के ट्रोफोप्लास्ट बनाती हैं और जो भीतर की कोशिकाएं हैं वो भ्रूण बनाती हैं। जब ये मोरुला जो है वो गर्भाशय में लगभग आ जाता है तब यह विभाजित होकर जो है एक खोखली बॉल की तरह संरचना बनाता है। अच्छा, मोरुला में आपका जो जोना पेलुसिडा जो होता है वो तब तक लगा रहता है, जैसे आप देखिए यहाँ मैंने बनाया हुआ है कि जोना पेलुसिडा ये लगा हुआ रहता है। और इस खोखली जो बॉल होती है उसके बाहर की जो परतें होती हैं उन कोशिकाओं को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और ये जो अंदर की जो कोशिकाएं ये दिख रही हैं इन्हें हम अंतर कोशिका समूह, इनर सेल मास कहते हैं। बीच में आपके ये एक फ्लूइड कैविटी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आगे चल के आपके जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जैसे कि कोरियन, एमनियन, प्लेसेंटा आदि को बनाता है। और ये जो इनर सेल मास होता है वो आपका एम्ब्रियो बनाता है।
आपका जो इनर सेल मास है, इसमें यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम एम्ब्रियोनल नॉब कहते हैं, एम्ब्रियोनल घुंडी कहते हैं। और जिस तरफ ये इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा हुआ होता है उसे हम एक्टिव पोल या एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं, और इसकी विपरीत दिशा वाले पोल को हम वेजिटल पोल कहते हैं। ये लगभग ये काम जो है वो चौथे से 5वें दिन तक पूरा हो जाता है निषेचन होने के बाद। और उसके बाद जो है आपका ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो गर्भाशय की दीवार में जाकर घूमता रहता है, और जब इसे सही जगह मिल जाती है गर्भाशय की दीवार पर, तब ये जाकर वहां पर जो है चिपक जाता है। यहाँ पर ये अपने जहां उसका एम्ब्रियोनिक पोल है उस तरफ से ये गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है, और जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं वो एक तरह से लाइटिक एंजाइम्स निकालती हैं जो इस गर्भाशय की जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर देती हैं, और साथ ही साथ जो नष्ट हुई कोशिकाएं हैं उससे ये ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं जो है अपना पोषण प्राप्त करती हैं, उनसे भोजन लेती हैं, और भोजन लेने के बाद ये उसमें उंगली के समान संरचनाएं बनाती हैं। इसी समय ट्रोफोब्लास्ट के चारों तरफ जो है वो आपका पतली झिल्ली का निर्माण शुरू हो जाता है जिसे हम कोरियन कहते हैं, और साथ ही साथ जो आपके ये गर्भाशय की जो दीवार है, यूट्राइन वॉल है, वो भी आपके भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती है। तो इस प्रकार जो भ्रूण होता है वो एंडोमेट्रियम की जो सतह होती है उसमें वो धंस जाता है, अंतर स्थापित हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब ये माना जाता है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत हो गई। सिर्फ निषेचन होना ही जरूरी नहीं है, निषेचन के बाद जो भ्रूण है उसका इम्प्लांटेशन होना भी जरूरी होता है फर्दर प्रेगनेंसी के लिए। अगर यहाँ पर आपका जो भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट है अगर वो गर्भाशय की दीवार में एम्बेडेड नहीं हो पाता, इम्प्लांट नहीं हो पाता, तो फिर मिसकैरेज हो जाता है और इस तरह सगर्भता उत्पन्न नहीं होती। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो तेजी से विभाजन करता है, उसकी जो अंतर कोशिकाएं, जैसे मैंने बताया कि जो अंतर कोशिका समूह है वो तेजी से विभाजन करती हैं और वो 3 लेयर वाले भ्रूण की संरचना करती है जिसमें 3 जनन स्तर होते हैं, और इस तरह के भ्रूण को हम गैस्ट्रुला कहते हैं। निषेचन होने के लगभग 7वें या 8वें दिन तक गैस्ट्रुला का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। यहाँ पर जो आपकी इनर सेल मास से जो कोशिकाएं हैं, जो एम्ब्रियोनिक घुंडी की कोशिकाएं हैं, वो अंदर की तरफ में जो ब्लास्टोसील है उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और इस तरह यह एंडोडर्म बनाती हैं, और ये जो गुहा होती है वो प्रिमिटिव गट बनाती है जिससे आगे चल के भ्रूण के आहार नाल की संरचना होती है। यहाँ पर गैस्ट्रुला में जो है, जो कोशिकाएं जो हैं वो अपने पूर्व निर्धारित स्थान से वो दूसरी जगहों पर चली जाती हैं जहाँ पे उन्हें आगे जाकर नए अंगों का निर्माण करना होता है। इसे हम मॉर्फोजेनेटिक शिफ्ट भी कहते हैं। और बाहर की तरफ में जो कोशिकाएं होती हैं वो एक्टोडर्म बनाती हैं, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपकी मीजोडर्म की कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये अलग अलग जो परतें होती हैं ये आगे चल के शिशु के शरीर में अलग अलग अंगों की संरचना करती हैं। यहाँ पर जो भ्रूण होता है उसकी ऑक्सीजन की खपत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। और अगर हम परतों की बात करें तो जो एक्टोडर्म है इससे हमारे त्वचा, बाल, नाखून या फिर तंत्रिका तंत्र, दांतों का इनेमल, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। जो मीजोडर्म होता है उससे हमारी कनेक्टिव टिश्यूज, रुधिर कणिकाएं, ब्लड सेल्स, हमारा हृदय और त्वचा की डर्मिस, इस तरह की संरचनाएं, अंतःकंकाल है हुआ, या फिर हम जो नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे मीजोडर्म से बनती हैं। जो एंडोडर्म जो होती है, जो सबसे भीतर की भित्ति स्तर होता है, इससे जो है
वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल की जो श्लेष्मा जो लेयर होती है उसका निर्माण होता है। और जो आहार नाल की ग्रंथियां हैं जैसे कि यकृत वगैरह, पैंक्रियाज हैं, वो हमारे एंडोडर्म से बनती हैं। इसके साथ ही साथ लंग्स, हमारा ट्रैकिया, लंग्स मतलब फेफड़े, ट्रैकिया वगैरह, ये सारे जो हैं हमारे एंडोडर्म से बनते हैं और जनन कोशिकाएं बनती हैं। तो ये गैस्ट्रुला जो है जब इस स्टेज में आ जाता है तो इसके बाद फिर इसका आगे जो है परिवर्धन होता है, और फिर चूंकि यहाँ पे कोशिकाओं को उनका काम पता चल जाता है, वो जान जाती है कि हमें आगे चल के किस तरह क्या बनाना है, तो वो उस हिसाब से विभाजित होती हैं और फिर डिफ्रेंशिएट होती हैं। जब हम अभी बात कर रहे थे कि जब कोशिकाएं काम कर रही होती हैं, भ्रूण जब तेजी से विभाजित हो रहा होता है, तो उस समय उसको पोषण की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम से जुड़ी नहीं रहती, तब तक वो जो गर्भाशय में जो श्राव सिक्रीशन होता है उसको एब्जॉर्ब करती रहती है। इसे हम यूट्राइन मिल्क भी कहते हैं। लेकिन जब ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आपके उंगली के समान संरचनाएं बना लेता है, जिसे हम जरायु अंकुर या क्रोनिक विलाई कहते हैं। जब ये क्रोनिक विलाई बना लेता है और एंडोमेट्रियम की दीवार में धंस जाता है, तो उस समय गर्भाशय की जो दीवार होती है और ये जो क्रोनिक विलाई है ये आपस में जुड़ जाते हैं। बल्कि जैसे जैसे ये उंगलियां हैं तो ये उंगलियों की तरह इस तरह जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद एक खास संरचना बनाते हैं जिसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। बच्चों, ये बहुत ही खास होती है इसलिए क्योंकि इसका निर्माण जो है दो तरह के ऊतकों से होता है। एक तो माँ के ऊतक होते हैं और दूसरे ऊतक जो होते हैं वो जो फीटस होता है उसके होते हैं। जो अपरा होती है, अगर उसको हम देखें तो वो आपके जो भ्रूण होता है उससे एक नाल के द्वारा जुड़ी होती है। इसे हम एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इस एम्बिलिकल कॉर्ड में आपकी धमनी और शिराएं होती हैं। जो मनुष्य का जो प्लेसेंटा होता है वो डिस्क के शेप का होता है, और यहाँ जो ये एम्बिलिकल कॉर्ड जो है या जो अपरा का जो हिस्सा है, यह फीटस से जो भ्रूण है उससे जो उत्सर्जी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको बाहर निकालता है, और साथ ही साथ माँ के शरीर से जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व होते उनको भ्रूण तक पहुंचाता है। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण और माँ के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जोड़ता, कि ये नहीं कि माँ जो बच्चा है उसकी धमनी माँ की धमनी से सीधे जुड़ जाए, सीधे सीधे ये नहीं जुड़े होते। ये क्या होता है कि विसरण के द्वारा, मतलब जो प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जो बच्चे की जो वेसल्स हैं वो अलग होती हैं, माँ की वेसल्स अलग होती हैं, दोनों के बीच में विसरण होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं वो भ्रूण से माँ को विसरित कर दिए जाते हैं। माँ के शरीर से जो ऑक्सीजन है वो भ्रूण को विसरित कर दी जाती है। तो इस प्रकार ये एक्सचेंज जो है वो चलता रहता है, और पोषक पदार्थों के मिलने से बच्चा जो है धीरे धीरे गर्भाशय में बड़ा होता रहता है। जिस कैविटी में बच्चा बड़ा होता है इसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, या कैविटी ऑफ यूट्रस जो है वो होता है। यहाँ पर जो प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ खास तरह के हार्मोन्स निकालती हैं। जैसे कि एक हार्मोन होता है जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, या फिर ह्यूमन लैक्टोजन हार्मोन होता है, प्लेसेंटल हार्मोन होता है। तो ये HCG हार्मोन जो होता है ये तभी सिक्रीट होता है जब प्लेसेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है, मतलब प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। तो आजकल और बहुत पहले से ही प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए हम जो मादा होती है उनके यूरिन में हम HCG का लेवल ही देखते हैं। अगर यूरिन में HCG का सिक्रीशन आता है तो मतलब ये कि वो जो महिला है वो प्रेग्नेंट है। अगर HCG सिक्रीशन नहीं मिल रहा है मतलब वो प्रेग्नेंट
नहीं है। तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इस हार्मोन को हम यूज करते हैं क्योंकि ये केवल प्लेसेंटा से निकलता है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन इन सब हार्मोन्स को भी स्रावित करती है। जो प्रोजेस्टेरॉन है, जैसे कि आपने इसके पहले देखा है कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा सिक्रीट होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है वो मेनली आपके प्लेसेंटा द्वारा ही होता है। जो प्लेसेंटा से जब पोषण तत्व मिलने के बाद जब भ्रूण में धीरे धीरे विकास होता है तो भ्रूण जो है वो अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है पूरे प्रेगनेंसी के टाइम में। जो सगर्भता या प्रेगनेंसी का जो समय होता है वो 9 महीने होता है। इन 9 महीनों में जो पहले महीना होता है उसमें सबसे पहले जो है बच्चे का जो हृदय है, भ्रूण का जो हृदय है वो विकसित होता है। और भ्रूण के हृदय में अगर आप हार्ट बीट आ जाती है तो ये माना जाता है कि जो भ्रूण है उसमें जीवन आ गया, मतलब वो कंटिन्यू कर रहा है। तीसरे महीने तक आते आते जो उसके मुख्य अंग तंत्र वगैरह हैं ये सारे बन जाते हैं, दिखने लगते हैं, खासकर उसके पैर या उसका जो बाह्य जनन अंग है वो सारी चीजें नजर आने लगती है। और 5वें महीने तक आते आते जो गर्भ की पहली गतिशीलता, मतलब वो अपने हाथ पैर चलाने लगता है, उसके शरीर पर बाल आ जाते हैं और ये सब देखा जा सकता है। उसकी हड्डियां वगैरह ये पूरी बन जाती हैं। इस समय हम एक खास तरह का टेस्ट करते हैं जिसे टीफा टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम बच्चे के शरीर में अगर कोई भी इरेगुलरिटी या डिसफॉर्मिटी होती है, अगर मान लीजिए उसके होंठ कटे हुए हैं या कोई हड्डी छोटी बड़ी है या उसके हृदय में कहीं छेद वगैरह है, तो ये सारी चीजें जो है 5 महीने से 5.5 महीने के बीच में हम देख सकते हैं। 6ठे महीने तक आते आते पूरे शरीर पे आपके कोमल बाल निकल आते हैं, आपके बच्चों की जो आंखों की पलकें होती है वो सब बन जाती है शिशु की, और वो ब्रौनिया वगैरह बन जाती है। और 7वें महीने तक आते आते जो बच्चा है वो लगभग, जो शिशु फिटस है, भ्रूण है, वो लगभग तैयार हो जाता है। लेकिन 8वें महीने में जो फिटस है उसमें और फर्दर ग्रोथ होती है, उसके शरीर में वसा जो है उसका डिपोजिशन होता है और विकास होता है, और 9वें महीने तक बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है। तो इस तरह पूरे 9 महीने में ये प्रेगनेंसी या सगर्भता जो है वो मनुष्यों में पूरी होती है। अलग अलग जीवों में जो सगर्भता की अवधि है वो अलग अलग होती है। तब प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है। अगर हम कहें कि जो भ्रूण है वो पूरी तरह से जब विकसित हो जाता है, भ्रूण और मातृ कोशिका है वो संकेत देती है, मतलब गर्भाशय में धीरे धीरे संकुचन शुरू होता है, और इसे हम फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन जो है वो माँ के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे कहता है कि आप ऑक्सीटोसिन जो है वो और ज्यादा बनाइए। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो गर्भाशय का जो संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन है, उसको बढ़ा देता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ता है कि जो बच्चा है वो बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। और इस तरह की कुछ जो कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं इन्हीं को हम लेबर पेन कहते हैं। इसी समय जो प्लेसेंटा है वो एक और हार्मोन निकालती है जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं, जिसके बारे में हमने देखा है। ये रिलैक्सिन जो है वो आपके जो प्यूबिक लिगामेंट्स है उनको ढीला कर देती है, और साथ ही साथ जो सर्विक्स होता है, ग्रीवा होती है, उस ग्रीवा को सॉफ्ट कर देती है और उसकी ओपनिंग को बढ़ा देती है। और फिर आपका जो शिशु है, जो गर्भ है, वो पूरा पूरा बाहर निकल जाता है, जिसे हम शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है, और ये हार्मोन जो होता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो फर्दर जो आपकी जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करता है कि आप दूध का जो है सिक्रीशन कीजिए, और बच्चे के साथ, मतलब जो गर्भ है, गर्भ के साथ जो पूरी की पूरी अपरा और बाकी सब चीजें एंड्रोमेट्रियम वगैरह होती है वो सारी की सारी जो है वो बाहर निकल आती है, और साथ ही साथ दुग्ध का श्रावण होने लगता है। जो पहला माँ का दूध होता है वो बहुत गाढ़ा पीला दूध होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये जो दूध होता है ये काफी दिन तक ये निकलता है, जिसमें कई तरह की एंटीबॉडीज होती हैं जो पोषण, बच्चे का पोषण करती है, और साथ ही साथ उसके शरीर में
जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती हैं। तो जो ये पहला गाढ़ा दूध होता है इसे बच्चे को देना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए 6 महीने तक ये कहा जाता है कि बच्चों को माँ का ही दूध पिलाया जाए। इस प्रकार जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो पूरा हो जाता है शिशु के जन्म के साथ। जैसा कि अब हमने मानव जनन को पूरा कर लिया, तो मैं चाहती हूँ बच्चों की आप जो है वो कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखें, जैसे कि प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, साथ ही साथ सगर्भता के समय जो भ्रूण होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार जो है उनका भ्रूणीय परिवर्धन होता है, इन सब चीज़ों को लिखें और इसे तैयार कर लें, क्योंकि प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षाओं में हमेशा इससे पूछा जाता है।